बताना चाह रहा हूँ, लेकिन हम वेब डेवलप करना नहीं सीख रहे हैं। मैं वैसे आपको वेबसाइट सिखा रहा हूँ जैसे एक एसईओ ऑप्टिमाइजर के पास वेबसाइट आती है और उसे जो काम उस पर करने होते हैं वो उसको लर्न नहीं करता, वो उसको नए सिरे से बनाता भी नहीं है, बल्कि वो बनी हुई वेबसाइट में कुछ चेंजेस करता है। जैसे अभी तक अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे बड़ी हमने एक चेंज करके देखी है, वो क्या है कि भाई मैंने किसी की वेबसाइट देखी, उसने कहा मुझे रैंक कर दो, तो मैंने जब उसका टाइटल देखा तो टाइटल में लिखा हुआ था वेलकम टू माई वेबसाइट। तो अब ये तो उसकी सर्विसेज नहीं है ना, ये उसकी प्रोडक्ट भी नहीं है, तो मैं कहूँगा भाई इसका टाइटल चेंज करता हूँ। अब मुझे अगर टाइटल का टैग पता होगा, पूरा तरीके से समझ आती होगी, तभी मैं चेंज कर पाऊंगा। यही चीज़ें हम सीख रहे हैं कि भाई किन किन चीज़ों को चेंज करना और सब चीज़ों को नहीं चेंज करना। और बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, जैसे आप देखते हो एक वेबसाइट के अंदर तस्वीरें ही तस्वीरें, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ही एलिमेंट है ना इमेज का। अगर मुझे वो समझ में आ जाएगा एक दफ़ा, अगर मुझे एक दफ़ा वो समझ में आ गया तो जितने भी इमेजेस हैं मैं एक ही तरीके से ठीक करूंगा ना सारे इमेजेस, उनके लिए अलग-अलग कोई तरीका तो नहीं होगा। जैसे पैराग्राफ्स हैं तो नंबर ऑफ पैराग्राफ्स हैं, तो अगर मैंने उनको ठीक करना होगा तो मुझे एक ही तरह का एलिमेंट है ना, मैं सिर्फ पैराग्राफ के एलिमेंट को समझ लूंगा। हेडिंग्स हैं वो भी एक ही तरह का एलिमेंट है, यानी ये आपको बताया मैंने 3-4, इन्हीं को हमने देखना है एक एक करके, ठीक है। यानी अब हम थोड़ा सा एक दफ़ा रिकॉल करते हैं पिछली क्लास को क्विकली कि भाई नोटपैड में जाना है, हमें क्या करने लगे हम कह रहे हैं भाई अभी हम सीख क्या रहे हैं, HTML फाइल बनाना, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्योंकि वेबसाइट जो है मैंने दिखाया था, वेबसाइट तो होती है www.abc.com, यानी किसी भी नाम के साथ वेबसाइट खुलती है, लेकिन असल में तो वहां पर क्या खुलता है, एक फाइल। हम उस फाइल की साइंस को थोड़ा समझ रहे हैं पहले कि भाई वो HTML फाइल होती है, वो बनती कैसे है हम जरा समझना चाह रहे हैं, ताकि आपने भी तो उसको एडिट करना है। तो अगर आपको पता होगा कैसे बनती है तभी एडिट कर पाएंगे ना। तो हम कह रहे हैं अभी हम HTML फाइल बनाने जा रहे हैं बिल्कुल नए सिरे से। किसी की SEO करते हुए मैंने एक दफ़ा भी किसी की नई HTML फाइल नहीं बनाई, बल्कि उसकी जो HTML फाइल्स होती हैं हम उन्हीं में चेंजेस करते हैं, ठीक है। तो HTML फाइल बनाने के लिए हमें क्या करना है जी, नोटपैड में जाना है। विंडोज़ के अंदर मौजूद होता है, सर्च बार भी सबकी विंडो में आ रही होती है, यहीं पर आप नोटपैड लिखेंगे तो नोटपैड आ जाएगा, नहीं तो विंडो की की और आर को दबाएं। मैं यहीं पर लिख देता हूँ नोटपैड। अभी हमारे सामने नोटपैड खुल जाएगा, हम उसे क्लिक करेंगे और नोटपैड को मैं ओपन कर लूंगा। यानी सबसे पहला क्या प्रोसीजर है हमारा कि सबसे पहले तो नोटपैड को खोल दें हम लोग, ठीक है। ये मैंने क्या किया वाला, विंडो की और आर को दबाया है तो एक विंडो खुल गई है, इसको बोलते थे रन कमांड। या विंडोज के अंदर कहलाती है रन कमांड, यानी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को फाइल का नाम बताकर चलाने के लिए होती है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नोटपैड, और ओके कर दें बस, खुल गया नोटपैड। ये था हमारा कि भाई पहला स्टेप हमने कर लिया, नोटपैड खोल लिया हमने। उसके बाद हमने आगे क्या करना है, आगे हमने HTML फाइल बनानी है, ठीक है। और HTML फाइल मैंने क्या कहा था कि कैसे उसको मार्क कैसे करते हैं कि HTML फाइल है, लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर लिखते हैं जितने भी इसके कोड्स होते हैं। सो मैंने कहा था कि भाई उसका जो मेन स्ट्रक्चर है वो ये है, क्या, HTML और /HTML। ये तो हो गया हमारा मेन स्ट्रक्चर। यानी आप अगर किसी भी वेबसाइट की कोड चेक करोगे, कैसे कोड चेक करते हैं किसी वेबसाइट का, राइट क्लिक करके खुली हुई वेबसाइट पे राइट क्लिक करेंगे और व्यू पेज सोर्स कर देंगे। किसी भी खुली हुई वेबसाइट पे, क्रोम में वेबसाइट खुलती है ना, उस पर राइट क्लिक करो और क्या करोगे, व्यू सोर्स करोगे तो आपके सामने सारा वेबसाइट का कोडिंग आ जाएगी। तो आप देखोगे कि हर कोडिंग का स्टार्ट HTML से होगा और हर कोडिंग का एंड /HTML से होगा, ठीक है। सो हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया ये। उसके बाद जो वेबसाइट का पहला हिस्सा होता है वो क्या होता है, हेड का पार्ट होता है जी। सो ये मैंने लिखा थी हेड, ये बिल्कुल ह्यूमन बॉडी की तरह ही है। यहां से अब हमने कहा हमारी वेबसाइट, यहां पर क्या आएगा, आपको वेबसाइट में जो नजर आता है लिखा हुआ उसमें से कुछ भी हेड में नहीं लिखा जाता। यानी इस पार्ट में इसका मतलब क्या है, नाम से पता लग रहा है हेडर है ये। ऐसी चीजें जो हेडर में लिखने को कही जाती हैं हमें, वो यहां लिखते हैं। बेसिकली यहां पर क्या चीजें लिखते हैं, डिक्लेरेशंस। कोई चीज डिफाइन करनी हो यहां है, कोई चीज प्रिंट करनी है वो यहां नहीं लिखनी। मतलब जो वेबसाइट नजर आ रही है वो तो प्रिंट है ना, वो आपके पास जो चीज आपने प्रिंट करनी है वो यहां नहीं लिखनी। आगे SEO के हवाले से इसको मैं अलग तरीके से डिफाइन करूंगा जब मैं आपको SEO में लेकर जाऊंगा। अभी हम सिर्फ HTML फाइल बनाने के हवाले से इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो इसका भी एंड कैसे होगा, हेड से, ओके। अच्छा मैंने ट्वाइस लिख दिया, चलिए इसको बॉडी कर दें फिर।
ये है बेसिकली स्ट्रक्चर एक HTML फाइल का। अगर मैं आपसे कहूँ ना कि भाई स्ट्रक्चर को डिफाइन करो, तो आपने सिर्फ इतना मुझे बता देना कि ये एक ये बेसिकली सिंटेक्स है ना। असल में ये क्या है, ये HTML फाइल बनाने का सिंटेक्स है। क्या सिंटेक्स है कि भाई शुरू कहाँ से करेंगे, HTML से, एंड कहाँ पे करेंगे, एंड HTML पर। उसके बाद अगर आपने कुछ डिक्लेयर करना है, कुछ डिफाइन करना है, तो वो कहाँ पे लिखेंगे, हेड पोर्शन में। और आप जो अपनी वेबसाइट दिखाना चाहते हैं लोगों को, वो कहाँ पे लिखेंगे, सिंपल, इतनी सी बात है। ओके, उसके बाद हमने एक टैग और पढ़ा था, वो क्या था, टाइटल का टैग हमने पढ़ा। ठीक है, टाइटल क्या होता है, जरा हम कोई वेबसाइट खोल लें, शायद नेट चल रहा हो। जी, टाइटल क्या होता है, एक वेबसाइट का ये वाला पार्ट है और एक सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, जहां से आप विंडो क्लोज करते हो, यूआरएल से जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसको हम बोलते हैं टाइटल। वहां पर हम टाइटल लिखते हैं, अपनी वेबसाइट का टाइटल हम उस जगह पे लिखते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप देखो इस वक्त टाइटल्स कौन से नजर आ रहे हैं, इसका टाइटल क्या आ रहा है, न्यू टैब। इसका टाइटल क्या आ रहा है, चैनल कंटेंट। और इसका टाइटल क्या आ रहा है, फेसबुक। अब मैं कोई वेबसाइट खोल देता हूं, खुल रही है अभी, नहीं खुल रही। हाँ, जी, ये वाला नेट चल गया। अब क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहां पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, हाँ जी, ऊपर लिखा हुआ है बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। मैं पूरे पेज पे नहीं आया, अभी बिल्कुल टॉप पर हूं मैं। अभी इस वक्त मैं किस हिस्से की बात कर रहा हूं, सबको पता है ना किस हिस्से की बात कर रहा हूं, इस हिस्से की बात कर रहा हूं। यहाँ पर दो चीजें आपको नजर आ रही हैं, एक छोटा सा आइकॉन बना हुआ है, इसे हम बोलते हैं फेविकॉन इमेज। फेविकॉन, हाँ, मतलब इसका टेक्निकल नाम है फेविकॉन इमेज। इमेज वही है जो नीचे भी नजर आ रहा होगा आपको, लेकिन असल में वहां पर हमने इसको बहुत ही छोटा कर दिया हुआ है। जैसे पेप्सी पीते हैं ना, तो पेप्सी के ऊपर लोगो लगा होता है पेप्सी का, और पेप्सी के बड़े बड़े जो बोर्ड लगे होते हैं वहां पर भी लोगो लगा होता है। सो बेसिकली ये दिखा रहे हैं कि कोई भी बंदा हमारी वेबसाइट खोले, जब वो बार बार हमारी वेबसाइट पर आएगा तो उसको हमारी वेबसाइट की पहचान भी हो जाएगी अगर यहाँ पर हमारा कोई लोगो लगा होगा। सो यहाँ पर हमने दो चीजें लिखनी है, एक फेविकॉन इमेज, वो अलग तरीके से लिखना है, और एक टाइटल। तो ये हमने क्या लिखा हुआ है, इसका टाइटल है। ये इस हिस्से का कुछ नहीं है, इसकी अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, इस हिस्से को हमने अभी डिस्कस नहीं किया। अभी हमने सिर्फ डिस्कस किया इस ऊपर वाले पार्ट को, जहां पर टाइटल आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। क्या टाइटल लिखा हुआ है जी, बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। ठीक है, ओके, अब आ जाते हैं नोटपैड में वापस। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहां पर आएंगे, अगर हमें अपनी वेबसाइट का टाइटल लिखना है, यानी अभी एक टास्क है कि भी एक HTML फाइल बनाओ और उसके अंदर टाइटल लिखें बस। ठीक है, तो आपने अगर टाइटल लिखना है तो कौन सा टैग यूज करेंगे, टाइटल और एंड टाइटल। ठीक है, इसको अब आप इस तरह पढ़ा करो कि एंड टैग। ठीक है, इसको पढ़ने का क्या तरीका है, एंड टैग। ठीक है, या एंड टाइटल। टैग मैंने इसलिए बोला कि ये तो कोई भी हो सकता है ना, अभी इस वक्त टाइटल है, इसके बाद कोई और टैग भी हो सकता है, तो आपने इसको बोलना है एंड। अभी इस वक्त हम इसे टाइटल बोलेंगे, जैसे मैं पैराग्राफ की बात करूंगा तो फिर एंड भी हो जाएगा, यानी ये जब चेंज होते जाएंगे ना। यहां पर आए और यहां पर आकर जी हम लिख लेते हैं सपोज माय फर्स्ट क्लास। सपोज किया जी, हमने एक छोटा सा एक टाइटल बना लिया। ये हमने सीखा था HTML फाइल के अंदर जो काम करना सीखा था, वो इतना ही हमने देखा था सिर्फ। उसके बाद हमने फाइनली क्या देखा था जी,
इसको सेव कैसे करना है हम लोगों ने, ठीक है। हमने इसको सेव भी करना है। देखें, इसको सेव करने के बाद हम इस पर 2 ऑपरेशंस करेंगे। कौन कौन से भला, कौन बताएगा? जब मैं इसे एक दफा सेव कर बैठूंगा तो मुझे इसे क्या क्या करना पड़ सकता है? यस, नहीं, जब मैं इसे सेव कर चुका हूँ, पड़ी हुई है फाइल मेरे पास, ठीक है, मैं इसे सेव करके बैठ गया हूँ अपने पास। अब मुझे इसके साथ क्या क्या करना है? गूगल का आइकन होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और कोई बंदा बताए? उसके बाद आपने कहा कि इसकी रिकॉर्डिंग ना नहीं, इसको जब आप जाएंगे गूगल के ऊपर तो आपने चेक करना है कि ये सिर्फ आपके कंप्यूटर के नहीं, ये फाइल मेरे पास सेव है, क्या करूँ इसका? मैं ले लेके फिरूं? क्या करूँ? क्या करना क्या मैंने? इसको प्रोटेक्ट कर देना। और क्या करें? भाई सड़क पे खड़े होकर बांटते हैं, हमने फाइल बना के ले लोगे, क्या करें? मतलब ले ली फाइल, इसको रन करना है ना हमने। कहाँ पे रन करना है? डी में सेव कर लिया, सेव में पड़ी हुई है मेरे पास। अब ये सेव के बाद का मैं पूछ रहा हूँ, हमने इसको गूगल क्रोम पे चलाना है, ऐसे ही है। एक काम और भी करना पड़ सकता है आपको, वो क्या बोला? और खोले ना, तुम आपको खोले। मैं क्या करूँ, क्या बोले खुद से? कोई ऐसी बात बोले जो मैंने नहीं बताई, ठीक है, वो बुलवाना चाहता हूँ। मतलब एक फाइल बना ली आपने ना, HTML फाइल बना ली। आपको कौन से 2 काम है जो इस पे करने हैं? एक काम क्या है? इसको क्रोम में चलाना है, जैसे वेबसाइट चलती है ना। दूसरा क्या काम है? ऑफलाइन वो क्या ठीक है, कुछ तो बोल रहे हैं ना। हाँ, ये खुल के बोले जिसकी बात है। क्या करना है हमें? यानी हो सकता है हमें इसे बाद में दोबारा चेंज करना पड़े, तो यानी इसको एडिट भी तो करना पड़ सकता है ना दोबारा से। 2 काम है। अब इसको जब हम चलाएंगे तो ये कहाँ चलेगी? क्रोम में। और जब मैं इसमें चेंजेस करनी होंगी या एडिट करना होगा तो फिर कहाँ आएंगे? अब उसको तो कोई समझ तो नहीं आएगी, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नहीं है कि उसको पता लग जाए मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मुझे खुद ही बताना पड़ेगा ना कि भाई मैं इसमें एडिटिंग करना चाहता हूँ कि मैं इसको रन करना चाहता हूँ। ये बात तो मुझे खुद बतानी है इसे, कि मैं इसे किस तरह खोलना चाह रहा हूँ। अगर तो मैं इसकी आउटपुट लेना चाहता हूं तो इसका मतलब है मैं इसे काम करूंगा क्रोम में खोलूंगा। और अगर मैं इसमें कोई चेंज करना चाहूँ, सपोज अभी तक मैं क्या चेंज कर सकता हूँ? मैं कहता हूँ मैंने माय फर्स्ट क्लास में लिखना था, मैंने तो यहाँ पे लिखना था पीक सॉल्यूशंस कॉलेज। फाइल तो सेव हुई है, क्लोज भी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? अब मैं इसे कहाँ लेकर आऊंगा? वापस नोटपैड में, और यहाँ लाकर चेंज करूंगा। यानी क्या पता लगा मैं कि फाइल के ऊपर आपने 2 ऑपरेशंस करने हैं। कौन से? यहाँ तो उसको रन करना है, यहाँ उसको एडिट करना है। जब एडिट करेंगे तो एडिटर की जरूरत है। एडिटर कौन सा है? नोटपैड, अभी तक जो हमें समझ में आया है। और रन करने के लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म कौन सा है? क्रोम। समझ में आ गई बात की? अब फाइल बन गई? नहीं बनी। अब क्या करेंगे आगे? अगला स्टेप बताएं। अब इसको सेव करना है। अब इस फाइल को हमें कैसे सेव करना है? ये फाइल किस तरह की होनी चाहिए? यानी ये वाली फाइल कैसे हम सेव करेंगे? नोटपैड इस्तेमाल कर रहे हैं तो नोटपैड के अंदर तो टेक्स्ट फाइल बनती है, ऐसी है ना। नोटपैड तो सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर है जी। इसको अब हमें सेव करना है एज ए HTML। अब हमें ये बताना है, खुद से बताना पड़ेगा कि भाई इस फाइल को कैसे सेव करो? HTML के तौर पर इस फाइल को सेव करो, ठीक है। सो इसके लिए हम सेव एज में जाकर कुछ थोड़ा सा बताएंगे। क्या बताएंगे? फाइल सेव एज, ठीक है जी। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? फाइल नेम। पहले इससे ये मैंने इतनी सारी कहानी दोबारा क्यों सुनाई है? 15 मिनट में ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई है कि जो नए स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनका भी भला हो जाए, और जो पुराने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनको भी मैंने देखा था कि एक बात ज़हन में रखें कि आपने करना सब कुछ, मैंने नहीं करना कुछ, ये ज़हन में रखें। तो आप कब करेंगे? जब आप खुद से अपने से सवाल पूछेंगे, ठीक है। आपको अपने आप से सवाल पूछना है। मैंने प्रीवियस क्लास में भी कहा था कि आपको अपने आप से सवाल पूछना है। आपको ये पता होना चाहिए आप क्या सीखने लगे हुए हैं और उसको सीखने के करने का तरीका क्या है। ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि आप परेशान ही रहते हैं कि भाई खोलना कब है, रन कैसे करना है। इसलिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया कि आपको पता होना चाहिए कि एक आपने इसको एग्जीक्यूट करना है। जब आप इसे एग्जीक्यूट करोगे तो कहाँ एग्जीक्यूट होगा? क्रोम में। और जब आप इसमें चेंजेस करोगे तो कहाँ होंगी? नोटपैड के अंदर। अभी हमारे पास, मैं आगे लेकर जाऊंगा तो हो सकता है मैं आपको नोटपैड का कोई और वर्जन बताऊं जो कि मैं आपसे कोई नेट से डाउनलोड कर लो, हाँ। लेकिन अभी फिलहाल हम बेसिक में नोटपैड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं क्या जी? फाइल का नाम। और यहाँ पर क्या बताएंगे? लिखा हुआ है सेव एज टाइप। इसका क्या मतलब है? सेव एज टाइप का मतलब क्या? कि उर्दू में तर्जुमा कर दे। हाँ जी, यहाँ बताना है कि भाई ये फाइल किस तरह की है। और लिखा क्या हुआ है वहां पे? टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई नोटपैड है, ये तो टेक्स्ट फाइल बनाएगा। आप बता दो आप किस तरह की फाइल बनाना चाह रहे हैं।
अगर तो मैं टेक्स्ट फाइल ही बनाना चाहता था तो मुझे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो नाम लिखूंगा और सेव कर दूंगा। लेकिन मैं तो टेक्स्ट फाइल नहीं बनाना चाहता, तो क्या करें? पहले तो मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ फाइल का जी। कोई आपका ही ग्रुप है मुझे लग रहा है, 276 है ना आपका बैच? ठीक है। यहाँ पर मैं फाइल का नाम रख दूं। हम कहते हैं भाई इसमें हमने क्या सीखा है? टाइटल बनाना सीखा ना, तो मैंने फाइल का नाम ही रख लिया, टाइटल डैश टैग। अभी आप एक चीज नोट कीजिएगा, इसको मैं आगे जाकर मजीद एक्सप्लेन करूंगा। मैंने जो फाइल का नाम लिखा है, क्या लिखा है मैंने? टाइटल डैश, स्पेस नहीं दी। आमतौर पर आप फाइल बनाते हो तो आप उसके बीच में स्पेसेस देते हो ना, स्पेस नहीं देनी। याद रखेंगे हम जो कुछ सीख रहे हैं उसको सीखने के दौरान जब हम फाइलों के नाम रखेंगे या अपने यूआरएल्स के नाम रखेंगे तो उसमें स्पेस बार जो है वो इलीगल कैरेक्टर है। इसको मजीद आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जब आप कंटेंट लिख रहे होंगे उसमें स्पेस बार इलीगल कैरेक्टर नहीं है। मतलब मैं पैराग्राफ लिख रहा हूं, नहीं है इलीगल। आपने देखा ना, मैंने अभी हेडिंग लिखी है, टाइटल लिखा है ना, उसमें स्पेस दी है? बिल्कुल दी है, उसमें तो स्पेस दी है। मैं कह रहा हूं जब फाइल का नाम रख रहे होंगे तो वहां पर स्पेस बार नहीं देनी, बल्कि उसकी जगह पर डैश यूज करना है आपने, हाइफन, जो मैंने यूज किया। ठीक है, लेकिन मैंने इसको कर दिया जी टाइटल टैग डॉट HTML। यानी अब मैंने क्या करना है, इसकी एक्सटेंशन पहले क्या थी? डॉट TXT थी, तो मैंने उसको डॉट करके क्या कर दिया? डॉट HTML कर दिया। सिंपल, सबको पता लग गया कैसे फाइल सेव होनी है। हाँ, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जिसके घर में विंडोज है वो जितनी दफा मर्जी इस तरह की फाइलें बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका मतलब है वो आपकी सही नहीं है, नीचे से टाइप चेंज नहीं हुई होगी। देखिएगा, अब आप इस वीडियो को देखना, आप कंपैरिजन कीजिएगा। जहां मर्जी सेव करें चल तो पड़ेगी, लेकिन मैंने कहा था ड्राइव डी में सेव करें तो अच्छी बात है, लेकिन चलेगी तो ये कहीं पे भी। जी आजा, चलेगी तो ये किसी भी प्लेटफॉर्म पर। आगे ले आओ बेटा चेयर, जितनी आगे ला सकते हो इधर। चलो यहाँ बैठे। ठीक है, अब अगर आपकी फाइल के साथ क्रोम का आइकॉन नहीं आता, नंबर 1, एक तो आप कह रहे हो माइक्रोसॉफ्ट का आइकॉन आ रहा था, ऐसे ही है। इसका तो ये मतलब है कि आपके कंप्यूटर में क्रोम इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, आपके कंप्यूटर में शायद एज इंस्टॉल होगा। आपकी विंडोज 7 है कि 10 है? 10 विंडो है, तो आपके कंप्यूटर में एज इंस्टॉल होगा, वो एज का आइकॉन आ रहा होगा। आपने सबसे पहले क्या काम करना है, आज घर जाके सब लोगों ने डाउनलोड कर लेना है क्रोम। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँगा मुश्किल है तो आपको सारी उम्र मुश्किल ही लगेगा। हाँ, सिंपल जो मैं टर्म बोल रहा हूँ यही जाकर लिख देना भाई, डाउनलोड क्रोम, गूगल क्रोम, बस उसका डाउनलोडर आएगा, क्लिक कीजिएगा, वो खुद ही इंस्टॉल हो जाएगा। उसमें आपकी कोई एफर्ट नहीं है। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, उसने खुद ही इंस्टॉल होना है। सो डाउनलोड क्रोम कर लें, सब लोग क्रोम इंस्टॉल करें, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं इस वक्त? हम सारी ऑप्टिमाइजेशन तो गूगल पर कर रहे हैं, तो हमारे पास ब्राउजर भी गूगल का होना चाहिए। ठीक है, वो अगर होगा तो करेंगे ना। हाँ बिल्कुल ऐसे भी। अगर आपके पास एक से ज्यादा ब्राउजर्स हों तो फिर आप राइट क्लिक करके ओपन विद पे जाएंगे। तो ओपन विद में अगर आप मिसाल के तौर पर किसी के पास फायरफॉक्स है, क्रोम है, क्रोम के बाद इंटरनेट, ये एज भी है, अब 3 हो गए ना। अब उसे कैसे पता लगेगा आप किसमें खोल रहे हो? उनमें से डिफॉल्ट तो एक ही बना होगा, तो आप उसको राइट क्लिक करके बता सकते हैं कि भाई हम इसमें खोलना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए उसका इंस्टॉल होना जरूरी है जी। टाइटल टैग डॉट HTML सेव कर दें। चलो बस, फाइल पे क्लिक करना है, कंट्रोल एस नहीं कर सकते? कंट्रोल एस करेंगे फिर भी इधर ही आएगा। फर्स्ट टाइम इधर ही आएगा, पहली दफा जब करोगे ना तो इधर ही आएगा। देखिए मैंने न्यू किया, कंट्रोल एस करें, उधर ही आए ना सीधे पहली दफा। दूसरी दफा नहीं आएंगे। दूसरी दफा इसलिए नहीं आएंगे कि उसमें आपने कुछ लिख दिया ना। अब मैंने उसमें टाइटल के बाद एक और टैग ऐड किया, तो सेव तो करना है, तो मैं कंट्रोल एस करूंगा तो फाइल तो पहले ही सेव है, तो सारा कॉन्टेंट पहली फाइल में ही सेव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहें कि सेव की विंडो हर दफा आप देखें तो सेव एज करें। अब आ जाते हैं जी वापस उधर। कहां चले गए? यहां तक तो बात होगी हमारी कल तक की क्लास की।
देखिए आ रहा है ना इसके साथ क्रोम का आइकन, ठीक है। इस पे डबल क्लिक कीजिए। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो हमेशा ब्राउजर में ही खुलेगा। अगर आपने इसको चेंजेस करनी होंगी तो फिर आपको एडिट करना पड़ेगा उसे। राइट क्लिक करें और इसे एडिट कर लें। खुल गया। ऊपर लिखा हुआ है माई फर्स्ट क्लास और फेविकॉन अभी कुछ भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। इसे भी देखेंगे ये कैसे आना, ये बात की बात है। अब आ जाते हैं वापस इसमें। कहाँ से मैंने इसे खोला था, यहाँ से जी। अब मैंने इसे क्या करना है, राइट क्लिक कर लेंगे। यहाँ ऊपर भी आ रहा है, ये ओपन की ऑप्शन आ रही है, ये नोटपैड भी आ रहा है। राइट क्लिक करने से भी ऐसा ही होगा, ठीक है। चलिए आगे। और जैसे ओपन वर्ड में कोई फाइल ओपन करते हैं तो उस तरह भी आप खोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह वो फाइल को जैसे भी आप खोलना चाहते हैं। लीजिए अब हमने सारी प्रीवियस चीज़ें थी वो रिपीट कर ली हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बात को लेकर और अब हम बात करते हैं थोड़ी सी बॉडी की। अब हम देखते हैं कि बॉडी के अंदर ऐसे कौन से टैग्स हैं जो हमारे काम के हैं एसईओ के लिए। नंबर 1, मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं, लिख रहा हूं, सिर्फ नाम लिख रहा हूं। और नाम में क्या लिख रहा हूं, हेडिंग स्टाइल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग्स फॉर एसईओ पर्पसेस। एसईओ के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टैग है वो है हेडिंग। हेडिंग हमारे पास 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं। बेसिकली ये क्या है, हेडिंग स्टाइल्स हैं। H1 से लेकर H6 तक। H1 का जो हेडिंग स्टाइल है वो सबसे बड़ा है और H6 का जो हेडिंग स्टाइल है वो सबसे छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कुछ लिख रहे हैं, कोई कंटेंट लिख रहे हैं, जैसे आप मार्कर के साथ कोई चीज़ कॉपी पे लिखते हैं हेडिंग बनाने के लिए, इसी तरह जब आपने अपने कंटेंट में किसी चीज़ को ये बताना होगा कि भाई ये हेडर है इस कंटेंट का। मैंने एक पैराग्राफ लिखा है 3 लाइनों का, अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर एक हेडिंग दे दूँ। उसके बाद मैंने एक और 3 लाइनों का सब पैराग्राफ लिखा, फिर मैं चाहता हूँ उसके ऊपर एक और हेडिंग दे दूँ। उसके बाद मैंने फिर 2 लाइनों का एक पैराग्राफ लिखा, मैं कहा इसके ऊपर भी कोई हेडिंग होनी चाहिए। तो ये हेडिंग्स देने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हेडिंग स्टाइल्स। सो अब मैंने आपको एग्जाम्पल दी एक से ज़्यादा पैराग्राफ की, क्योंकि जब आपने कोई कॉन्टेंट लिखना है, जब मैं कोई कॉन्टेंट लिखूंगा, आप बुक भी पढ़ रहे होते हो, तो जब आप कॉन्टेंट पढ़ना शुरू होते हैं तो कैसे होता है, मेन कंटेंट होता है, उसके बाद सब कंटेंट होता है उसका, यानी कि उसी का आगे का हिस्सा जिसको हम कहते हैं सब कंटेंट, वो उसका सब कंटेंट होता है। तो इसीलिए उसने आपको एक से ज़्यादा हेडिंग स्टाइल्स दिए हैं। वो कहता है भाई जो आपका मेन कंपोनेंट है, मेन कंटेंट है, उसका हेडिंग कौन सा होगा, 1। जो उसके अंदर जाकर आप कोई और बात बताना चाह रहे होंगे, आप बुक पढ़ते हो ना, उस पर लिखा होता है 1 और उसके ऊपर एक हेडिंग लिखी होती है, नीचे एक पैराग्राफ होता है, उसके नीचे भी लिखा होता है 1.1, फिर एक और चीज़ लिखी होती है, फिर लिखा होता है 1.2। इस तरह सब चलती जाती हैं। जब वो बात उसकी मुकम्मल हो जाती है फिर शुरू कर देता है 2, फिर वहां पर एक और मेन हेडिंग आ जाएगी और फिर उसके जितने पार्ट्स होंगे वो किस तरह होंगे, सब हेडिंग्स के साथ होंगे। ये कॉन्सेप्ट है हेडिंग का और ये यूज है हेडिंग का एसईओ के लिए। अब आपने ये जो साइंस मैंने आपको बताई है, ये साइंस हमने एसईओ में इस्तेमाल करनी है, लेकिन ये साइंस डेवलपर को नहीं पता। डेवलपर नहीं जानता कि हेडिंग का क्या इस्तेमाल है। वो यही जानता है कि हेडिंग यूज करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। बेसिकली हेडिंग क्या है, मार्कर की तरह की इंक है, लेकिन असल में ये बिल्कुल इसका पर्पस नहीं है। ये बल्कि एक आप समझ लो कि एक निशान है जो हम गूगल को बताते हैं कि भाई ये देखो आपके कहने के मुताबिक हमने यहाँ पर ये वाला निशान लगा दिया, ठीक है। अब ये जो हेडिंग्स, पता लगे हेडिंग्स क्या होती है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने वेबसाइट खोली थी अभी, एक नीचे है ये हेडिंग है, ठीक है, फिर ये हेडिंग नजर आ रही है और अभी मैं आपको हेडिंग लगा कर दिखाता हूँ, फिर ये हेडिंग नजर आ रही है। अच्छा, अब बोल्ड तो ये भी हुआ है ना बोल्ड, मगर ये हेडिंग नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं इधर उधर नोटपैड में। ये जो हेडिंग स्टाइल लिखा है मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है कि भाई मैं क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये लिखना कोई शर्त नहीं है, ये मैंने इसलिए लिखा है कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करना था, तो यहाँ पे समझे इसको मैंने व्हाइट बोर्ड के तौर पर इस्तेमाल किया, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया कि हम डिस्कस करने लगे हैं हेडिंग स्टाइल। लेकिन हेडिंग लगाने के लिए ये हेडिंग स्टाइल डॉट डॉट लिखना जरूरी नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए टाइप कर दिया, ठीक है, ताकि आपको भी पता लग जाएगा कि भाई इसके नीचे जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो हेडिंग स्टाइल्स हैं। सो मैंने क्या कहा भाई, कितने हेडिंग स्टाइल्स हैं, H1 से लेकर H6 तक हेडिंग स्टाइल्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब H1 क्या है, बेसिकली H1 को कैसे लिखूंगा, कौन बताएगा मुझे, ठहर जाओ।
नोट हूँ? कौन बताएगा H1 को लिखेंगे कैसे? बताना नहीं है किसी ने, मुझे तो बताना है कि कौन बताएगा H1 को मैंने कैसे लिखना है? हाँ जी, जागे के सोए बंदे जागे कैसे लिखेंगे? टैग में, वेरी गुड, टैग में लिखेंगे। हाँ जी, टैग में कैसे लिखेंगे कौन बताएगा? आप लोगों से पूछो। हाँ जी, वेरी गुड, आप आज बोलते हो डरना नहीं है, ठीक है जी। पुराना बंदा बोले आप नहीं करना, ये मेरी बात है, मैं कह रहा मेरी बात है, आपकी बात है जी। आप गुड, वेरी गुड भाई। टैग लिखे ना, इतने सारे टैग आपके सामने, सारी बूटी चल रही है, फिर भी नहीं आप बता रहे हो कि सर H1 को लिखना है लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर। इस तरह टैग लिखते हैं हम। जितने भी टैग लिखने हैं, जब भी मैं कहूंगा ना टैग लिखना कैसे है, तो आपने फौरन लिखना शुरू कर देना है उसे। कहां से? लेस देन का निशान लगा के टैग लिखना है और क्लोज कर देना है। तो ये तरीका है टैग लिखने का। चाहे वो टैग HTML का है, चाहे वो टैग टाइटल का है, चाहे वो टैग हेड का है, चाहे वो टैग बॉडी का है, यानी और जितने भी आते जाएंगे टैग, कैसे लिखोगे? लिखना कैसे शुरू करोगे? लेस देन, फिर टैग स्टार्ट कर दोगे, जहां पर टैग खत्म होगा वहां पर ग्रेटर देन को क्लोज कर दोगे। तो ये पूरा जो बन गया, ये स्टार्ट हो गया, ये टैग का स्टार्ट है। और एंड करना होगा तो वही नाम स्लैश के साथ कर देंगे, ठीक है। चलिए, जब लगाएं हम लाइक दिस, क्या लिखा मैंने? एक लेस देन का निशान लगाया, H लिखा और 1 लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कौन सा हेडिंग स्टाइल यूज कर रहा हूं? यहाँ पे H1 यूज कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप में से कोई बंदा माइक्रोसॉफ्ट यूज करता है तो उसे पता होगा कि वर्ड के भी टोटल यही 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की टॉप बार पे क्लिक करोगे ना, जहाँ पे नॉर्मल फॉन्ट लिखा होता है, वहां पे क्लिक करोगे तो वहां पर भी ये हेडिंग स्टाइल्स आपको आएंगे, H1 से लेकर H6 तक, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आया हूं मैं, और यहाँ आकर मैं इसे क्लोज कैसे करना है, कौन बताएगा? क्लोज स्लैश के साथ। अब मैं एक काम करता हूं ताकि एक ही वक्त में शिकार ज्यादा से हो जाए हैं। इसको करते हैं हम कॉपी, बल्कि एक काम करते हैं, इसमें कुछ लिख भी लेते हैं पहले, हेडिंग स्टाइल, ताकि आपको लिखा हुआ नजर भी आए ना, फर्क भी पता लगे कि भाई टोटल 6 स्टाइल में डिफरेंस क्या है। यहां पर क्या करें? 2 कर दूं मैं, एक और पेस्ट करता हूं। अब कोई मुझे ये ना पूछे कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, पूछ सकता है कोई बंदा, ये सवाल नहीं करने हमने डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में, ऐसे सवाल नहीं करने, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज आप सबका ठीक होना चाहिए चीजों को यूज करने का। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता समझना शुरू हो गया हूं कि आप लोग एक्सपर्ट हो रहे हैं, ठीक है। पहले लेक्चर वाली बात नहीं होनी चाहिए। एक रह गया, टोटल 6 हेडिंग स्टाइल लगा दिए। चले, अब क्या रह गया? क्या करना रह गया? सेव करना रह गया। तो फाइल पहले भी सेव ही है, ऑलरेडी सेव है ना। तो मैं चाहूँ तो इसी को सेव कर लूँ, जैसे आप कहते हैं Ctrl+S कर लो। Ctrl+S करने से किसी को कुछ दिखेगा ही नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ से सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मुझसे पूछेगा कुछ नहीं। अगर आप चाहें कि वो सेव का डायलॉग बॉक्स फिर आपको नजर आए कि भाई जहाँ पर फाइल सेव हो रही है नजर आ जाए, कहाँ सेव हो रही है, किस नाम से सेव हो रही है, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे? सेव एज। लेकिन मैं कहता हूँ भाई इसी में सेव कर दो, सेव। अब आ जाते हैं वापस इस पे, और अब मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या हुआ, पता लगा? लग गए हेडिंग स्टाइल्स। लेकिन हेडिंग स्टाइल को आपने अब समझना क्या है। यहां पर देखने में ये फॉर्मेट है, लेकिन जब हम एसईओ कर रहे होंगे वो इसको फॉर्मेट नहीं समझता, वो इसको एक एसईओ का फैक्टर समझता है। वो ये कहता है कि भाई आपने जब कोई अपना टेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाना है ना, टेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है? किताब पढ़ रहे हैं भाई, टेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है? हेडिंग टेक्स्ट, हेडिंग टेक्स्ट, हेडिंग टेक्स्ट, यही है ना टेक्स्ट स्ट्रक्चर। यहाँ पे नंबरिंग भी लगी होती है समटाइम। तो टेक्स्ट स्ट्रक्चर तो यही है
कि हेडिंग टेक्स्ट या नंबरिंग लगी होगी जिससे हमें पता लग जाता है कि स्ट्रक्चर क्या है उसका। तो एसईओ के लिए हम इसको सीख रहे हैं बेसिकली। अब अगर मैंने आपको एक वेबसाइट भी दिखाई थी, मैंने कहा था उस पर भी लगे हुए हैं, दिखाया था ना आपको। ऐसे तो नहीं थे लग रहे, वो ऐसे बिल्कुल नहीं थे, वो डिफरेंट थे। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी फॉर्मेटिंग अलग से हमने की हुई है खूबसूरत बनाने के लिए, लेकिन असल में ये लगाया हुआ है बीच में। वो जो रैंक कर रही है वेबसाइट, वो इसके लगाने की वजह से रैंक कर रही है, और जो विजिटर है उसको दिखाने के लिए कि भाई जरा खूबसूरत भी दिखे, तो हमने उसको फॉर्मेट्स लगा दिए। फॉर्मेट्स लगाना हमारा काम नहीं है। फॉर्मेट लगाकर आपको कौन देगा? डेवलपर। मैं ये देखूंगा कि भाई इस फॉर्मेट को उसने इनकोड किया हुआ है हेडिंग में कि नहीं किया हुआ। अगर नहीं किया होगा तो मैं कहूंगा भाई इसको हेडिंग लगानी है, मैं उसको हेडिंग में लेकर आऊंगा। वो जो फॉर्मेटिंग हुई है, देखें फॉर्मेटिंग कैसे होती है। यहाँ तो HTML से, जैसे भी आप देख रहे हो मैं फॉर्मेट लिख रहा हूँ, तो ये सिंपल फॉर्मेटिंग है। और जो एडवांस फॉर्मेटिंग होती है वो होती है स्टाइल शीट्स के साथ, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं समझना। स्टाइल शीट्स क्या है? HTML फाइल की एडवांस फॉर्मेटिंग है, और इसको हम बोलते होते हैं CSS, कैस्केड स्टाइल शीट्स। बट इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ SEO। इधर इसे हमें कुछ नहीं खेलना। इससे कौन खेल रहा है? जो वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा है, वो आपको स्टाइल शीट बनाकर दे रहा है। अगर आप चाहें कि आप भी स्टाइल शीट बना सकें, तो फिर आपको इसके बाद डेवलपमेंट सीखनी चाहिए कि भाई हम खुद से स्टाइल शीट्स बनाएं। लेकिन स्टाइल शीट्स का कोई रोल नहीं है। सबसे पहले ये क्लियर करना है आपने कि स्टाइल शीट का इसमें कोई रोल नहीं है। रोल किस चीज़ का है? अब हम करेंगे क्या? हम कह रहे हैं भाई ये हेडिंग 1 है, तो यहाँ से मेरा एक पैराग्राफ शुरू हो जाएगा। उसके बाद मैं इसका सब कंटेंट लिखूंगा ना, तो वहां पर फिर हेडिंग 1 नहीं लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? यहाँ तो 2 लगाऊंगा, या 3 लगाऊंगा, या 4 लगाऊंगा, या 5 लगाऊंगा, या 6 लगाऊंगा। गूगल हमें ये कहता है कि हेडिंग को भी आपने स्ट्रक्चरल फॉर्म में लगाना है। स्ट्रक्चरल फॉर्म क्या है इसकी? कि भाई पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है। अगर आप ये कहें कि भाई आप एक वेबसाइट बना रहे हैं और आपको हेडिंग नंबर 3 ज़्यादा अच्छी लगती है, तो आप कहते हो मैं पहले 3 लगा लेता हूँ फिर 2 लगा लेता हूँ, तो ये रॉन्ग हो गया, ये ठीक नहीं है। आपने इसकी हायरार्की को देखना है, आपने इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखना है। यानी H1 से लेकर 6 की तरफ को आना है आपने 6 से रिवर्स नहीं करना। ठीक हो गया? समझ आ गई बात की? हेडिंग का पता लग गया। अब हम देखें, अगर 2 चीज़ों से मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया इसका, एक SEO के हवाले से। SEO के हवाले से हमने क्या कि भाई जो भी हमारी हेडिंग्स होंगी, जैसे हम किसी वेबसाइट को खोलें तो उसकी जो वेबसाइट खुलती है, तो आमतौर पर बहुत सारी वेबसाइट पे लिखा होता है वेलकम टू माई वेबसाइट, हाँ, और बिल्कुल उसमें हेडिंग स्टाइल यूज होता है। इसका मतलब ये है कि हमने हेडिंग स्टाइल को ज़ाया कर दिया, क्योंकि हेडिंग स्टाइल किस लिए यूज करना है? हमें वेबसाइट्स के अंदर अपने कीवर्ड्स बताने के लिए यूज करना है। ठीक है, अब अगर इस वेबसाइट को देखिएगा जरा, जो मैं आपको दिखा रहा था, अब आपने एक चीज नोट करनी है, थोड़े से साइंसदान बनना है आप लोगों ने। हाँ, टाइटल में क्या लिखा हुआ आ रहा है? बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट आ रहा है ना? अच्छा, ओके, ये क्या लिखा हुआ है? वही चीज है। ये क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब क्या हुआ? कुछ फील हुआ आपको कि क्या चीज है ये कीवर्ड है। ये इस वेबसाइट का कीवर्ड है जिस पर हमने इस वेबसाइट को रैंक किया हुआ है। इधर आए जरा, मैं यहाँ लिखूंगा। इसका मतलब क्या? ये तो मुझे पता लग गया ना कि इस वेबसाइट को खोलने के लिए हमने किस कीवर्ड पे रैंक किया हुआ है, कि भाई जब भी कोई बंदा ये वाला कीवर्ड लिखे, ये वेबसाइट पहले नंबर पे आए। तो इसके लिए हमने कौन सा यूज किया हुआ है? प्रोफेशनल। मैं वेबसाइट का नाम नहीं लिख रहा इस दफा मैं उनकी प्रोडक्ट लिख रहा हूं। हाँ, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। ठीक है जी, इस पे एंटर करें जी। देखें जरा पहले नंबर पे कौन सी साइट आई है? वही वाली वेबसाइट आई है। क्यों आई है? क्योंकि रैंक है। नीचे आए जरा, ये देखें लिखा हुआ है ना, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .dckitchen.org। अच्छा, अब ये जो इसका नाम है, ये अभी आहिस्ता आहिस्ता हमने चीज़ों को समझना है। ठीक है, अभी आपके जहन में और बहुत सारे सवाल आते होंगे चीज़ों को देखकर, अभी उन पे नहीं हमने जाना, हमने एक एक क्वेश्चन के ऊपर पहुंचना है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो वेबसाइट का नाम है, जैसे मैं अभी आपको वेबसाइट का नाम बता रहा था abc.com, यानी वेबसाइट का नाम कोई भी हो सकता है, उसके आगे .com लिखा होगा, ऐसे ही है। लेकिन इस वेबसाइट का नाम ऐसा नहीं है। इस वेबसाइट का नाम कैसा है, मैं पढ़ के बता देता हूँ अगर आपको दूर से नजर नहीं आ रहा। प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .dckitchen.org, इसमें डॉट 2 दफा आ गया। ये क्या चीज़ है, ये मैं आपको बाद में बताऊँ। ठीक है, वैसे आमतौर पर जो हमारी वेबसाइट्स हैं वो क्या है? facebook.com, google.com, लेकिन आपने देखा इसमें ट्वाइस डॉट यूज हुआ है। क्यों यूज हुआ है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये क्या चीज़ है।
ये आज के HTML के लेक्चर से रिलेटेड नहीं है, ये किसी और टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है, हमारे अगले अपकमिंग टॉपिक्स के साथ है। जब मैं आपको होस्टिंग और डोमेन का बताऊंगा तब हम इसको डिस्कस करेंगे कि ट्वाइस डॉट क्यों आया हुआ इसमें। चलिए जी, अब हमने एक और चीज देख ली है, ये भी समझ में हमें आ गया, हेडिंग स्टाइल्स की भी समझ में आ गई हमें, और आपने ये देख भी लिया कि हेडिंग स्टाइल, टाइटल और पैराग्राफ, इन 3 जगहों पर मैंने कुछ लिख कर वेबसाइट को रैंक कर लिया। ऐसे ही है, मतलब मैंने जो चीज दिखाने, मैं जिस कीवर्ड के अगेंस्ट चाह रहा था कि मैं रैंक कर जाऊं, मैंने क्या किया, उसको एक छोटा सा फार्मूला एसईओ का हमने समझ लिया। अभी हमने एसईओ भी नहीं शुरू की। हाँ, हमने कहा कि भाई जिस चीज को आप रैंक करना चाहते हो, जो आपका मेन कीवर्ड है, उसको कहाँ लिखो, टाइटल में, उसे कहाँ लिखो, हेडिंग में, उसे कहाँ लिखो, पैराग्राफ में, और ऑप्टिमाइज कर लो। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर जब मैं एसईओ की बात करूंगा फिर देखेंगे कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे कि भाई टाइटल में क्या होना चाहिए, कितना लेंथी होना चाहिए, कितना लेंथी नहीं होना चाहिए। ठीक है, पैराग्राफ में क्या यूज हुआ है। अब आप एक चीज नोट करें कि ये भी हमें ऐसे लग रहा है जैसे हमने कोई हेडिंग स्टाइल यूज किया हुआ है। अगर मैं इसके आउटपुट को देखूं, इसे बंद कर दें जी, इसके आउटपुट को देखें, चलिए इसको देख लेते हैं हम, इस वाले को। तो ऐसे फील होता है कि जैसे इधर भी कोई हेडिंग स्टाइल ही है जी, लेकिन ये हेडिंग स्टाइल नहीं है। और याद रखें कि ये भी क्रिमिनल है इस जगह पर हेडिंग स्टाइल यूज करना। ठीक है ना, इसका मतलब जेल नहीं होगी आपको, मतलब इसका मतलब है कि बहुत सख्ती से मना है कि यहाँ लिखोगे तो गड़बड़ है। इसका मतलब आप फैक्टर्स को फॉलो नहीं कर रहे, आप अगेंस्ट जा रहे हैं फैक्टर्स के, क्योंकि ये है क्या, हेडिंग, लिखा क्या हुआ है, पैराग्राफ। अब पैराग्राफ के अंदर कभी आप हेडिंग लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब है बेसिकली मैंने क्या किया हुआ, उसे बोल्ड किया हुआ है। अब हेडिंग भी बोल्ड है, लेकिन हेडिंग बोल्ड है इस वजह से हमने यहाँ पर हेडिंग नहीं यूज करनी, बल्कि हमें HTML बताता है कि जब आपने पैराग्राफ के अंदर कुछ हाईलाइट करना होगा तो आपने क्या यूज करना है। अब हम उसकी बात करते हैं, हमें क्या यूज करना है, लेकिन उससे पहले हम ये देख लें कि ये जो लिखा हुआ नजर आ रहा है हमें, ये कौन सा टैग है। ये जो टेक्स्ट है ना, एक ये टेक्स्ट अलग है, ये टेक्स्ट अलग है, ऐसे ही है। अच्छा, एक और चीज देखते हैं, मैं राइट क्लिक कर रहा हूं, क्या लिखा हुआ है जी, सेकंड लास्ट ऑप्शन पे, सोर्स। ओके, इधर है वी आर लीडिंग, इतना हिस्सा मैं सेलेक्ट करता हूं और इसे मैं कर लेता हूं कॉपी, Ctrl+C, कॉपी कर लिया मैंने। अब मैं इसके सोर्स में जाता हूं, आगे सोर्स में, अब मैं यहां पर Ctrl+F करता हूं, फाइंड, Ctrl+F शॉर्टकट है फाइंड करने का। ठीक है, ग्रुप में नहीं किसी ने मुझसे पूछना सर फाइंड करने का शॉर्टकट क्या बताया था। ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो वीडियो को देख लेना दोबारा से। ठीक है, इसलिए वीडियो की रिकॉर्डिंग करता हूं। क्या लिखा गया, मैंने यहाँ ढूंढ दिया, लिख दिया प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, एंटर करें। इस वक्त देखते हैं जिसने नहीं ढूंढा इसको, शायद टेक्स्ट लंबा हो गया है, थोड़ा सा इसे छोटा करें। मैं चाह रहा था कि आपको यहाँ तक ले जाऊं। शुरू में क्या है, वी आर। ठीक है, इसे जरा बंद करें, कर्सर देखें इसका कहाँ है। अच्छा, इसमें नहीं ढूंढेगा, बिल्कुल ठीक है, नहीं ढूंढेगा इसमें। इसको फिर मैं आपको इतने हिस्से को पिक कर लेते हैं। ढूंढ दिया इसने यहाँ से, तो ये पहले क्यों नहीं ढूंढा था भाई, इसको भी ढूंढना चाहिए इसको। Ctrl+C, इसको नहीं ढूंढता। ये मैंने एक शॉर्टकट यूज किया है नोटपैड में, ये बहुत स्ट्रांगली काम करेगा। इस वक्त हम सोर्स में है ना, इसलिए इसमें इतना अच्छा काम नहीं कर रहा। यहाँ पर जरा देखिएगा मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ। एक उसने ढूंढा प्रोफेशनल किचन, कहाँ से ढूंढा है, टाइटल में से। कौन से वाला भला, मैं इसको जरा बड़ा करता हूँ ताकि आप देख सकें इसे। ये वाला, ये टाइटल वाला ढूंढ लिया उसने, जो हमने टाइटल में लगाया हुआ। जरा और नीचे आते हैं, या यूं कर लेते हैं, खुद ही ढूंढेगा। ये एरोज नजर आ रहे हैं ना आपको, इन पे क्लिक करें, आगे
जी प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, ये अभी हेडिंग पे आए हैं हम। ये कहाँ आए हैं बोला, यहाँ पे, इसको उसने ढूंढा है ये। फिर नेक्स्ट करें, ये वाला है जिसको हम ढूंढ रहे थे, वी आर लीडिंग लिखा हुआ है, उस जगह पे पहुंच गए। कैसे मिला ये, कंट्रोल F के साथ, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर 2-3 टैग्स हैं जो मैं आपको ये लाया इधर सिर्फ इसलिए हूं कि ये समझ लें। पहला क्या है, P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ, यानी एक कौन सा टैग है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जब भी एसईओ कर रहे होंगे और हम पैराग्राफ्स को आइडेंटिफाई करना चाह रहे होंगे तो कौन से टैग्स होंगे, P के टैग होंगे। P के टैग की इटसेल्फ कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो पैराग्राफ लिखे हुए हैं वो किस में लिखे हुए हैं, P में लिखे हुए हैं। बस इतना पता होना चाहिए कि भाई पैराग्राफ जितने भी लिखे होंगे उसका टैग कौन सा होगा, P का होगा। ओके, अब आगे चले जरा, आगे एक और टैग यूज हुआ है B स्टैंड्स फॉर बोल्ड। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप बोल्ड करते हो ना लिख के कुछ, और बोल्ड के साथ साथ हमारे पास एक ऑप्शन और है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग। एक बोल्ड है और एक स्ट्रॉन्ग है। बोल्ड से भी बोल्ड होता है, हाईलाइट होता है, स्ट्रॉन्ग से भी हाईलाइट होता है। ये दोनों टैग्स हम एसईओ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप देखिएगा शायद मैंने दोनों ही किए होंगे। यहां पे नीचे होगा स्ट्रॉन्ग कहीं ना, मतलब चाहे तो आप बोल्ड को यूज करें और चाहे तो स्ट्रॉन्ग को यूज करें, और चाहे दोनों को यूज करें। किसी जगह पर बोल्ड यूज करें, किसी जगह पर स्ट्रॉन्ग यूज करें। अब ये बोल्ड और स्ट्रॉन्ग कहां यूज होना है, पैराग्राफ में। यानी जब आप पैराग्राफ जहां लिख रहे होंगे वहां पर आपने इसको, जो आप अपना कंटेंट डिफाइन कर रहे हैं वहां पर आपने जब कोई चीज हाईलाइट करनी होगी, जैसे आप हाईलाइटर यूज करते हो ना, सेम हाईलाइटर के लिए आप क्या यूज करोगे, बोल्ड या स्ट्रॉन्ग। अगर देखा जाए तो ये भी हमें ऐसे लग रहा था जैसे हेडिंग स्टाइल्स हैं छोटे, लेकिन असल में ये हेडिंग स्टाइल नहीं है, और इसको ये हेडिंग का तो टैग बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। पैराग्राफ में हेडिंग को नहीं लेकर आना, क्योंकि अगर मैं पैराग्राफ में हेडिंग को लेकर आऊंगा तो गूगल के ट्री के मुताबिक उसे क्या लगेगा, फिर हेडिंग आ गई है दोबारा से, जबकि हम उसे नहीं कह रहे हैं ये हेडिंग है, हम तो नहीं उसे कह रहे हेडर है, हम तो उसे कह रहे हैं ये तो डिटेल्ड कंटेंट है उसका। लेकिन हेडिंग लगाने की वजह से, चाहे मैं H1 लगाऊं चाहे मैं H6 लगाऊं, गूगल क्या समझना शुरू हो जाएगा उसको कि भाई ये तो कोई हेडिंग है। इसलिए आपने यहां पर पैराग्राफ के अंदर हेडिंग नहीं लिखनी, बल्कि पैराग्राफ को शुरू करने से पहले जो आपका मैसेज है उसको आपने H1 से लेकर H6 तक समझाना है कि भाई ये यहाँ तो H1 है, यहाँ H2 है, यहाँ H3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। अब हम जरा इन दो टैग की भी फाइनली प्रैक्टिस करते हैं। इसमें आ जाते हैं, इधर ही आ जाते हैं। हाँ, और यहां पर हमने लिखा हुआ ना हेडिंग 1 जी, इसको हम कर लेते हैं, वही कर लेते हैं जो वहां है, ठीक है। प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, ले जी हेडिंग हो गई हमारी। अब इसके नीचे हमने क्या करना है, कंटेंट डिफाइन करना है ना, तो टाइम सेव करने के लिए मैं वहीं से कॉपी करके ले आता हूँ थोड़ा सा टेक्स्ट। ये पहला पैराग्राफ ही ले लेते हैं। हाँ, ये मैंने सारे का सारा कॉपी किया और नोटपैड में आया। अब ये क्या चीज़ है, यस ये पैराग्राफ है, तो यहाँ पर कौन सा टैग यूज करूंगा मैं, P का और /P का, ठीक है जी। अब एक चीज़ नोट करते हैं, मैं हमेशा टैग लगाता हूँ और क्लोज भी करता हूँ, पहले क्लोज करता हूँ, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग ट्रिक होता है कि आप ये ना हो कि बाद में आपके एरर्स आए, आप भूल जाएं। तो आप जब भी किसी चीज़ को स्टार्ट करें, अगर वो लूप की शक्ल में हो कि भाई उसका एक स्टार्ट हो और एक एंड हो, तो आप हमेशा उसको साथ में ही एंड कर लें, ठीक है। और फिर बीच में आकर जो आप कंटेंट उसके लिखना चाहते हैं वो लिख लें। लिख दिया मैंने, चलो इसको पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं है आपको। फाइल और सेव करते हैं, ज़रा देखते हैं क्या चीज़ बनी है। आ गया पैराग्राफ, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जितने भी पैराग्राफ्स बनाने होंगे ऐसे ही बनाएंगे हम, P के साथ। हमने नहीं बनाने हैं। फाइनली जब आप एंड पे जब आप बैठे होगे एसईओ करने के लिए, तो आप ना P क्रिएट कर रहे होगे, कुछ नहीं, आपके पास तो सब कुछ बना बनाया आया हुआ है। आप सिर्फ रिकग्नाइज कर रहे होगे कि भाई इसका जो पहला पैराग्राफ है, अब क्या रिकग्नाइज करना है मैंने ये रिकग्नाइज करना है जी, पहला पैराग्राफ
क्या उसमें उसने शुरू में हेडिंग लगाई है कि नहीं लगाई है? अगर उसने हेडिंग लगाई है तो क्या कीवर्ड यूज किया है कि नहीं किया? फिर मैंने क्या रिकॉग्नाइज करना है कि इसका जो पहला पैराग्राफ है क्या उसके अंदर भी कीवर्ड शामिल है कि नहीं है? अगर नहीं है तो मैं लेके आऊंगा, और उसके बाद अगर मैं खुद लेकर आ रहा हूं तो इसका मतलब क्या होगा कि वो स्ट्रांग भी नहीं हुआ होगा और वो बोल्ड भी नहीं हुआ होगा। यानी वो कहता है कीवर्ड को पैराग्राफ में लेकर भी आना है और हाईलाइट भी करना है। हाईलाइट कैसे करना है पैराग्राफ में? या तो बोल्ड का टैग लगाकर या स्ट्रांग का टैग लगाकर। और इसी तरह वो कहते हैं जो आपने अपनी हेडिंग लिखनी है, हेडिंग में आपने अपना कीवर्ड यूज करना है, लेकिन H1 से H6 तक के हेडर्स को इस्तेमाल करते हुए। यानी हम टैग्स की बात भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ गूगल के स्टैंडर्ड्स को भी देख रहे हैं कि गूगल हमें क्या कहता है इसके साथ साथ कि भाई आपने कैसे काम करना है। अब हम एक काम करते हैं, वी आर लीडिंग प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, यही था हमारा कीवर्ड। मैं इसे बोल्ड करना चाहता हूं, देख लेते हैं जी कहां से बोल्ड होना है। अच्छा, अगर ये आपको फील हो रहा है ना कि भाई ये क्या हो गया, तो नोटपैड समझाई कि समझ नहीं आ रहा, इतना लंबी चौड़ी एक ही लाइन इसने लिख दी है। हाँ, कोई बात नहीं, आप इसे एंटर करके मल्टीपल लाइन कर सकते हैं। हाँ, ताकि वो आपको पूरा डिटेल की सूरत में पूरी स्क्रीन पे नजर आना शुरू हो जाएगा, ये कोई इशू नहीं है। वी आर लीडिंग प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, जैसे मैं करने लगा हूँ अभी, देखें कर दिया ना मैंने इसको मल्टीपल लाइंस में। इसका असर वहां कुछ नहीं होगा, अगर मैं यहाँ मल्टीपल लाइंस कर रहा हूँ तो वहां नहीं होगा, ठीक है। अगर वहां मल्टीपल लाइन करना होगा वो भी आपको बताता हूँ वो कैसे करना है, लेकिन इसका असर वहां नहीं है। ये क्या लिखा है जी, वी आर लीडिंग, यहां पर आ गया पी से पहले कौन से टैग हैं दो जो बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग। तो मैं पहले बी का लगा लेता हूं, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट को, ठीक है, और स्लैश बी कर दें। उसके बाद नीचे आए, जरा देखते हैं कि नीचे कोई और कीवर्ड है हमारा। चलो जी, हम ये कहते हैं वी आर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल प्रोवाइडिंग क्वालिटी सर्विसेज टू आवर कस्टमर्स। मेयर्ड नहीं, एक ही कीवर्ड हमें नजर आ रहा था, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर एंड। चलिए मैं यहाँ पर आपको सिर्फ समझाने के लिए एक टर्म यूज कर रहा हूँ इसके साथ, क्या, किचन इक्विपमेंट सप्लायर। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक मेरा कीवर्ड ये वाला है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको भी मैंने हाईलाइट करना है, तो मैं अब यहाँ पर दूसरा यूज कर देता हूँ आपको, कौन सा, स्ट्रॉन्ग। अब आपसे ये गलतियां होनी है कि आपने शुरू करेंगे तो बंद नहीं करेंगे, इवन ये भी गलती है, देखें क्या, ये भी मिस्टेक है। अब ये मिस्टेक आपने खुद से फाइंड करनी है कि क्या आप ये मिस्टेक करें, क्या मिस्टेक है। अगर आप इधर स्पेस दे देंगे, इधर स्पेस इलीगल कैरेक्टर है यहाँ पर भी, ठीक है। सो यहाँ पर स्पेस नहीं यूज कर सकते। इसको दोबारा से सेव करें और रन करते हैं। जी, हाईलाइट हो गए, बोल्ड हो गए ना। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि वी आर एक्सट्रीमली, वी आर जो लिखा हुआ है ना, मैं चाहता हूं सपोज अगर मैं ये कहूं कि उसने कोई कंटेंट ऐसा लिखा हुआ है जो कि बहुत ही लेंथी हो रहा है, तो मैं उसको थोड़ा सा ब्रेक करके दूसरी लाइन में लेकर जाना चाहूं, तो मैं क्या करूंगा, वी आर लिखा हुआ है जी, इधर आ जाए। ये अब मैंने इसको मल्टीपल लाइन में करना है, तो यहां पर मैं एक टैग ऐड करने जा रहा हूं। इसका कोई काम नहीं है एसईओ के साथ, ये सिर्फ मैं फिनिशिंग बेहतर करने के लिए मैं इसको यूज किया है। कौन सा टैग है ये, बी आर। बी आर स्टैंड फॉर लाइन ब्रेक। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखते हुए एंटर करते हो ना, तो जब आपको लाइन ब्रेक चाहिए होगी तो आप बी आर लगा दोगे। ब्रेक लग गई, वहीं से दूसरी लाइन में चला गया, दो लाइनों में हो गया ना वहां से। अब पहले कब हो रहा था, जब पूरी लाइन खत्म हो रही थी तो तब नीचे आ रहा था। अब मैंने जिस जगह पर बी आर लिखा है वहां से नीचे आ गया। अगर फॉर एग्जांपल मैं ब्रेक्स बहुत सारी लगा दूं फिर क्या होगा, ये बी आर है। अच्छा, अब एक और चीज समझिएगा, हाँ यही बताने लगा। इधर गया बी आर,
अब ये देखें, मैंने इसको यहीं पे एंड कर दिया साथ ही। इसका क्या मतलब है, मैंने पहले क्यों नहीं इस तरह एंड किया? हाँ, हमारे पास टैग्स जो होते हैं ना, वो दो तरह के टैग्स होते हैं। एक सिंगुलर टैग्स होते हैं और एक पेयर टैग्स होते हैं। सिंगुलर का क्या मतलब है कि उसको जब हमने सिंपली वन से यूज किया तो यूज करते ही वो क्लोज हो जाता है, ये बोलते हैं सिंगुलर टैग्स। वी जो है उसने क्या किया, आपको एक लाइन दी और साथ ही क्लोज हो गया, तो ये किस कैटेगरी में आता है? ये सिंगुलर टैग में आता है। अब पेयर टैग का क्या मतलब है? मैंने बोल्ड का टैग यूज किया, अब बोल्ड का टैग क्या कह रहा है कि बोल्ड करना है, तो उसे ये तो बताना पड़ेगा किसे बोल्ड करना है। इसका मतलब क्या है, उसे क्लोज करना लाजमी है, हमें बताना पड़ेगा ना सिलेक्ट करके कि भाई यहां से बोल्ड करना शुरू करो, यहां तक चले जाओ। ऐसे ही है, हमने कहा हेडिंग 1 लगाओ, अब किसको लगानी है? उसने टेक्स्ट को लगानी है, तो बताना पड़ेगा ना भाई कौन से टेक्स्ट को लगाओ। इसका मतलब क्या हुआ, क्लोज करना पड़ेगा। सो H1 पेयर टैग है, स्ट्रॉन्ग पेयर टैग है, बोल्ड पेयर टैग है, और अभी तक आपने जो पढ़ा उनमें से BR जो है वो कौन सा है? सिंगुलर टैग है। यानी इसको मैं साथ ही क्लोज कर दूं। साथ क्लोज कैसे करते हैं? जो सिंगुलर टैग होंगे उनको इस तरह क्लोज करना, आपने स्पेस देनी है और स्लैश लगा देना। अब ये क्लोज करना जरूरी नहीं है, वैलिड है, ठीक है, जरूरी नहीं है। जरूरी का क्या मतलब है कि मतलब मैं अगर इसके बगैर भी चलाया, आपने देखा इसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं इसको इस तरह कर दूंगा तो HTML वैलिडेटर जो ऑनलाइन उनका अपना है, वो ये कहेगा कि भाई प्रॉपर फॉर्मेट के साथ चीज को उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है, उन्हें सही पता है। एक ऑनलाइन HTML वैलिडेटर भी होता है जो कि आपकी वेबसाइट की वैलिडेशंस को चेक कर रहा होता है कि भाई इसके अंदर जो स्टैंडर्ड यूज हुए हैं वो सब वैलिड स्टैंडर्ड्स हैं कि नहीं है, ये भी एक फैक्टर होता है। सो इस तरह करने से क्या फ़ायदा हुआ कि उसने कह दिया कि भाई क्लोज हो गया। सो ये एग्जांपल किसकी है? ये एग्जांपल है सिंगुलर HTML टैग की। और बॉडी HTML, टाइटल, हेड, हेडिंग 1, ये सब किसके एग्जांपल्स थे? पेयर टैग्स की एग्जांपल्स थे कि भाई इनका पेयर बनाना है आपने। पेयर बनाने का क्या मतलब है? एक स्टार्ट होगा अलहदा से, एक एंड होगा। एंड नहीं बताएंगे तो उसे समझ नहीं आएगा कि भाई कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे ख़त्म करना है मुझे, ठीक है। चलो, ये हमारा आज का लेसन हो गया जी यहाँ पे कंप्लीट। क्या सीखा हम लोगों ने? आज के लेक्चर में हमने एक्स्ट्रा टैग्स कौन से देखे हैं? ठीक है, हाँ जी, आज के लेसन में कौन से टैग्स हुए हैं? पीछे वाली चेयर से कोई साफ नहीं बताएंगे, साफ आपको तो नहीं होगा। आज के लेसन में जो टैग्स हुए आपके लिए मैंने रिपीट किया। कोई ये ना सोचे कि टीचर आपका हाथ पकड़ के सिखाएगा, हाँ, वो भी सीखेंगे ना, किसी योगा भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का होगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। जो चीजें आपको अपने इंटेलेक्चुअल से डिस्कवर करेंगे ना, वही चीजें आपके काम आएंगी। हाँ जी, आप कोई जरा मुख्तसर सा मुझे बता दें टीचर, 30 सेकंड में कि हमने क्या किया? हेडिंग स्टाइल पढ़ा, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। कितने होते हैं जी हेडिंग स्टाइल? 1 है। और इसका स्ट्रक्चर क्या है? हेडिंग स्टाइल का क्या स्ट्रक्चर है? हेडिंग स्टाइल का स्ट्रक्चर है कि भाई 1 से लेकर 6 से लेकर 1 तक नहीं है, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर। ओके, उसके बाद हमने और कौन सा पढ़ा? बोल्ड पढ़ा, स्ट्रॉन्ग पढ़ा। अच्छा, अगर मैं कहूँ आपसे कि हेडिंग को और बोल्ड और स्ट्रॉन्ग को कंपेयर करें, कैसे करेंगे? हेडिंग को कंपेयर करें बोल्ड और स्ट्रॉन्ग से, कैसे करेंगे? हेडिंग टैग को कंपेयर करें बोल्ड और स्ट्रॉन्ग के टैग से। जी, कौन कर सकता है? मैं कह रहा हूँ हेडिंग को कंपेयर करें
बोल्ड और स्ट्रॉन्ग के साथ। बोल्ड और स्ट्रॉन्ग जो है वो हम हाईलाइट करने के लिए पैराग्राफ के कंटेंट को यूज करते हैं सिर्फ। और हेडिंग जो होता है वो पैराग्राफ का हेडर होता है। हेडिंग जो है वो पैराग्राफ का हेडर है। और बोल्ड और स्ट्रॉन्ग क्या है, पैराग्राफ के अंदर अगर आप कुछ हाईलाइट करना चाह रहे हैं उधर यूज करते हैं। अब अगर आप मुझे ये बताएं कि हम हेडिंग में और बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में क्या यूज करते हैं? हेडिंग में हम A for A यूज करते हैं, बोल्ड में हम B। क्या चीज गुड कीवर्ड्स यूज होते हैं। हेडिंग में, बोल्ड में और स्ट्रॉन्ग में हम क्या यूज करते हैं? अपने कीवर्ड्स को इस्तेमाल करना है, ठीक है। और कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड कैसे बनना है, ये हमारा एक पूरा टॉपिक है। हाँ, ये हमने पूरा टॉपिक सीखना है कि भाई कीवर्ड्स क्या होते हैं और कीवर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं, कीवर्ड्स बनेंगे कैसे। चलें जी, क्लास हमारी होगी खत्म।